दोस्तों 10 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय स्टडीज का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला। तो हम क्या लगातार तैयारी करेंगे। तो मैं आपको क्या है क्रम से 2 अंकी वाले, फिर 3 अंकी वाले, फिर 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ में आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। इस वीडियो में हम कवर करने वाले 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन बता दूंगा। इसके बाद 3 नंबर वाली एक वीडियो आएगी, 4 नंबर वाली वीडियो आएगी और वस्तुनिष्ठ कहेंगे तो एक वीडियो में वस्तुनिष्ठ भी आपके कंप्लीट करा दूंगा। तो 4 वीडियो रहेंगी, 4 वीडियो आप देख लेंगे तो कंप्लीट आपके व्यवसाय अध्ययन विषय की तैयारी हो जाएगी। तो एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं तो मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा को मापा जा सकता है आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। यानी पैसे अर्थ के उद्देश्य से जो काम किया जाए, जो कार्य किया जाए वो आपकी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जाता है। तो बस इतना ही आपको इसमें तैयार करके रखना है। आर्थिक क्रिया पूछा जाए तो मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की गई समस्त क्रियाएं आपकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक चिकित्सक द्वारा रोगी का देखना, कर्मचारी द्वारा कार्य में काम करना, श्रमिकों द्वारा मजदूरी का संबंधित कार्य करना, ये सभी क्या आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल है। अनार्थिक क्रिया कहा जा रहा तो अब इतना जैसे मैं डिटेल से दिया तो आपको इतना पूरा नहीं लिखना। एग्जाम में 2 नंबर का 2 ही लाइन में आपको बता देना है। बाकी समझाने की दृष्टि से यहाँ थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको डिटेल से देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कितना क्या लिखना है। अनार्थिक क्रिया की बात करें तो आपसी प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, रीति रिवाज, मित्रता, समाज सेवा, देश सेवा इत्यादि कारणों से की गई जिनका उद्देश्य धन कमाना या प्राप्त करना नहीं होता, अनार्थिक क्रिया कहलाती हैं। यानी मनुष्य द्वारा किए गए वे कार्य जिसमें उनका धन प्राप्ति नहीं होती है, उसका उद्देश्य धन प्राप्ति करना नहीं होता है, वो आपकी अनार्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रेम हम कर किसी से स्नेह कर रहे हैं, कोई बार रीति रिवाज है, किसी मित्रता निभा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं या फिर देशभक्ति कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारी अनार्थिक क्रिया है। ओके, इससे में क्या धन की प्राप्ति नहीं होने वाली है। समझ गए। तो मनुष्य द्वारा की धन कमाने के उद्देश्य से की गई समस्त क्रियाएं आपकी आर्थिक क्रियाएं, और जो जिनका उद्देश्य क्या है धन कमाना ना हो आपकी अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण जैसे आपको तैयार कैसे रखना है, दोनों के उदाहरण की सहित आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पेशे से क्या तात्पर्य है। तो पेशेवर व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण के द्वारा समाज को अपनी सेवाएं देते हुए आय अर्जित करता है। जैसे शिक्षक, वकील, इंजीनियर आदि। पेशे समझ गए होंगे कि समाज को अपनी सेवाएं देते हुए क्या आय अर्जित करते हैं। उद्योग से क्या आशय है तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को भौतिक संसाधनों एवं उत्पादनों के सहयोग से अर्धम में निर्मित अवस्था में परिवर्तित करना ही उद्योग कहलाता है। यानी कच्चा माल को अन्य अनुपयोगी वस्तु को उपयोगी बनाना किसमें होता है, आपका उद्योगों में होता है। तैयार कर लिया। जितना मैंने आपको हाईलाइट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मतलब तैयार होना चाहिए। 2 नंबर में अगर पूछ लिया जाता है तो इतना आपको बताना है। नेक्स्ट है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय एक क्या है, आर्थिक क्रिया है, इस बात को आपको बताना है। तो व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मानवीय प्रयत्नों से लाभ कमाना होता है, अतः व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। और यदि व्यवसाय में लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है तो भी इस क्रिया को क्या है, आर्थिक क्रिया माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, अगर आपको भली उस व्यवसाय में हानि लग गई हो लेकिन अब फिर भी उसे आर्थिक क्रिया माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ उद्देश्य मैटर रखता है। ओके, उद्देश्य का महत्व कि आपका उद्देश्य क्या है उस कार्य करने को प्रति। तो जब क्योंकि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ को कमाना होता है, जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो लाभ कमाना उसका प्रथम उद्देश्य होता ही है। तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना था, हानि उठाना नहीं। इस प्रकार समस्त आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। सिर्फ नीति एवं कानून समस्त आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। रोजगार से क्या आशय है, तो रोजगार का मतलब दूसरों के लिए काम करना रोजगार कहलाता है। इस कार्य के लिए उन्हें वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। रोजगार स्थायी, अस्थायी एवं आकस्मिक हो सकता है। रोजगार की राशि का भुगतान मासिक, 25, साप्ताहिक, दैनिक भी हो सकता है। रोजगार प्राप्तकर्ता को जोखिम से कोई मतलब नहीं होता है। व्यापार में लाभ हो या हानि उसे उसका वेतन या मजदूरी से प्राप्त हो ही जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनार्थिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखिए। तो अनार्थिक क्रियाओं के 2 उदाहरण क्या है। पहला, श्रमिक द्वारा कारखानों में कार्य करना, फिर एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य करना। ये सभी आपकी आर्थिक क्रिया हैं। जैसे व्यवसायिक जोखिम क्या है, तो व्यवसायिक जोखिम का अगर 2 लाइन में आपको तैयार कर रखना है तो व्यवसायिक जोखिम से आशय व्यापार में किसी सोची या अप्रत्याशित घटना के होने से है जिसके संबंध से व्यापारी ने सोचा भी नहीं था। और व्यवसाय में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यापार को हानि होती है या व्यापार के लाभों में कमी हो जाती है। तो सिंपल आप समझ गए कि अनसोची अप्रत्याशित घटना होने से जिसके संबंध में क्या है
व्यवसायी ने सोचा भी नहीं है वो आपकी व्यवसायिक जोखिम कहलाएगा। व्यवसाय की परिभाषा आपको तय करना है। तो विद्वान के अनुसार LH हैन विद्वान के अनुसार क्या है, व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो समस्त वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। फिर मैक्सटॉनम के अनुसार क्या है, व्यवसाय का अर्थ आपसी लाभ के लिए वस्तुओं द्रव्यों सेवाओं के लिए का विनिमय है। ये आपके दूसरे नंबर की परिभाषा क्या है, सिंपल बहुत ज़्यादा दी हुई है कि व्यवसाय का अर्थ क्या होता है आपसी लाभ के लिए वस्तुओं द्रव्यों और सेवाओं के विनिमय से है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपनी निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण बताने हैं। तो 4 चरण कौन कौन से? कंपनी निर्माण के पहले प्रवर्तक होता है, फिर समामेलन, फिर पूंजी अभिदान, लास्ट में होता है आपका व्यवसाय का आरंभ। तो कंपनी निर्माण की प्रक्रिया के चरण है प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी अभिदान और व्यवसाय का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति से क्या आशय है? सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए। अधिकतम सदस्य संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। सहकारी समिति के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक नहीं है सहकारी समिति पर, लेकिन पंजीयन अनिवार्य है। निजी कंपनी से क्या आशय है? निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अनुसार निजी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से जो अपने अंतर नियमों द्वारा चलती है। मतलब अपने जो निजी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, उसके अपने ही रूल अलग होते हैं। बाकी वो आपको यहाँ समझाया जा रहा है। निजी कंपनी से मतलब तो तैयार कर लीजिएगा। जैसे साझेदार से किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक बिंदु अधिकतम 20 व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को लाभ कमाने के हेतु एकत्र होते हैं तो इससे व्यवसाय तो उसे क्या है, व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। किसी व्यक्ति के पास पूंजी होती है तो किन्हीं व्यक्तियों के पास योग्यता, अनुभव और व्यवसाय का कुशलता परंतु की क्षमता होती है। इन सबके संयुक्त रूप से व्यवसाय हेतु उपयोग करने के लिए साझेदार के रूप में एकत्रित होने अर्थात विकेंद्रीकरण गुणों के से एकीकृत को ही साझेदारी हम यहाँ कहते हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण उद्योग किसे कहते हैं? तो वे संगठन जिनका औद्योगिक एवं विवरण क्रियाएं अनेक देशों में फैली हुई हो भूमंडलीय कहलाते हैं। नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और कंपनी क्षेत्रों दोनों का से अस्तित्व होता है। मैं ज़्यादा पूरा याद नहीं हो रहा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो 2 लाइन बताई हाईलाइट की हैं तो उसे आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है विभागीय संगठन के 2 लाभ बताना है। तो विभागीय संगठन के 2 लाभ या गुण कौन से? पहला, विभागीय उपक्रमों की संचालन में सरकार की आय वृद्धि होती है। इसके साथ ही विभागीय उपक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का भी संचालन किया जाता है। नेक्स्ट विभागीय उपक्रम से क्या आशय है? सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों को संचालित करने वाले विभागीय संगठन के सबसे अधिक प्रचलित लोक परंपरावादी रूप हैं जो विकसित एवं विकासशील हैं, दोनों ही प्रकार के देशों में पाए जाते हैं। विभागीय संगठन का संचालन सरकार के एक विभागीय मंत्रालय के रूप में होती है और इस विभाग का मंत्री इसके द्वारा किए गए जवाबदेह माना जाता है। नेक्स्ट ई बैंकिंग का अर्थ आपको लिखना है। ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से यह बैंक का नवीनतम रूप है और ई बैंकिंग की एक प्रकार की सेवा है जो किसी उपयोगकर्ता का संबंध निजी कंप्यूटर के माध्यम से बैंक की वेबसाइट में स्थापित करता है। उपयोगकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उचित उपयोग होता है। अच्छे से इसे आपको क्या है पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो ई बैंकिंग आप समझ गए होंगे। जैसे अब हम SBI की बात करें तो पहले हर छोटे से काम को अगर बैलेंस भी आपको चेक कराना, थोड़ा बहुत पैसे निकालना हो तो आपको बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है घर ही बैठे आप अगर आपसे बनता है तो कर सकते हैं, या फिर इसी ऑनलाइन दुकान अगल बगल दुकान हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है साइट बहुत ज़्यादा धीमी चल रही है। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ तैयार करके रखिएगा। वाणिज्य बैंक का अर्थ लिखिए। तो बैंक वह कोई भी संस्था है जो मुद्रा का लेन देन को सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करके व्यवसाय के लिए ऋण देती है, सेवाएं प्रदान करती है। वाणिज्य बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू होम DTH सेवा का अर्थ लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है। तो वाणिज्य बैंक हमारा क्या कहलाता है? बैंक वह कोई भी संस्था होती है जो मुद्रा का लेन देन करने सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक उन बैंकों भी कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने की सेवाएं प्रदान करती हैं। वाणिज्य बैंक व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा का अर्थ लिखिए। तो घर पहुंच सेवा या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट या डायरेक्ट टू होम उपग्रह से सीधे TV प्रसारण सेवा सुविधा है। इस प्रणाली में उपभोक्ता को अपने
डिश लगानी होती है, घर में डिश लगानी होती है। इस प्रसारण में केवल टीवी ऑपरेटर की भूमिका खत्म हो जाती है और प्रसारणकर्ता सीधे क्या उपभोक्ताओं को प्रदान करता है। नेक्स्ट ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए। ई कॉमर्स की आपको परिभाषा विद्वानों के अनुसार दी है, दोनों एक डॉक्टर जनार्दन के अनुसार दी है और यूरोपियन यूनियन वेबसाइट के अनुसार दी है। तो तैयार करके रखिएगा, एक आपको पढ़ के रखना है, डॉक्टर जनार्दन के अनुसार तैयार करना है। मैन वेबसाइट से क्या आशय है? साइट से आशय स्थिति स्थान से है, वेबसाइट से आशय विश्वव्यापी वेब से है। सरल शब्दों में कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर फॉर्म की स्थिति को वेबसाइट कहते हैं और वेबसाइट भौतिक स्थिति नहीं है, अपितु यह तो उस विषय वस्तु का ऑनलाइन दृश्य है जिसे फर्म दूसरों को उपलब्ध कराना चाहती है। जैसे C2C समझाइए, B2G समझाइए। तो कस्टमर टू कस्टमर यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता। ई कॉमर्स में उसमें उपभोक्ता से उपभोक्ता के मध्य होने वाले व्यवसाय जो हमारा सौदे है उसको क्या है शामिल होता है। कंप्यूटर की भाषा में क्या है C2C है, यानी कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं। नेक्स्ट है B2G से आप क्या समझते हैं? तो बिजनेस टू गवर्नमेंट है। B2G की फुल फॉर्म है हिंदी में ऑप्टिकल मार्क मान्यता। एक बिजनेस मॉडल है जो सरकारों और सरकारी एजेंसियों के उत्पादकों, सेवाओं और सूचनाओं के आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को क्या संदर्भित रखता है। नेक्स्ट है हैकिंग सुरक्षा को समझाइए। तो हैकिंग सुरक्षा के बारे में दिया हुआ है। तो B2G का फुल फॉर्म होता है आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट है। B2G का फुल फॉर्म हिंदी में ऑप्टिकल मार्क मान्यता है और बिजनेस मॉडल है जो सरकारों की सरकारी एजेंसी उत्पादों, सेवाओं, सूचनाओं को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। हैकिंग सुरक्षा इसका अर्थ होता है किसी वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश से है, वेबसाइट के आंकड़े नष्ट कर सकती है जिससे वेबसाइट के मालिक को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इससे वेबसाइट के माध्यम से होने वाले व्यावसायिक लेनदेन में बाधा पहुँचती है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय दिया है। वीडियो पोस्ट करके आप क्या एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसे अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण जब प्रदूषक तत्व हवा, जल और धरातल में शामिल होकर उसकी मूल गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं तो उसे क्या पर्यावरण की प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के से जीवन की प्रगति रुक जाती है या प्राणियों को जीवन में कठिनाई आने लगती है। जैसे व्यवसाय की नैतिकता से क्या आशय है? तो व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाली आदर्शों को व्यवसायिक नैतिकता कहते हैं। तो ये आपकी व्यवसायिक नैतिकता के बारे में दिया हुआ है। व्यवसायिक नैतिकता का से व्यवहार से संबंधित सभी पक्षों जैसे ग्राहक, समाज, सरकार, मजदूर, अंशधारी के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को पूरा किया जाता है। समाज में रहकर ही व्यवसाय किया जाना चाहिए, इसलिए व्यवसाय को समाज की नैतिक नियमों का पालन करने की ही व्यवसाय करना चाहिए। उच्च स्तरीय प्रबंधन आपके सिद्धांत किसे क्या आशय है? तो उच्च स्तरीय प्रबंधन ने नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठनों से समझने की बड़ी भूमिका बड़ी निर्णायक होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों के रूप में तथा दृढ़ता पूर्वक नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। उन्हें संगठन के मूल्यों के विकास तथा अनुरक्षण के सदैव अपना नेतृत्व तीव्र गति से प्रदान करते रहना चाहिए। ये आपका दिया उच्च स्तरीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता से आशय। नेक्स्ट जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो जल प्रदूषण के कारण क्या है? पहला है शवों को नालियों तथा अन्य प्रवाहित होने वाले जल को बहाने से जल प्रदूषण होता है। इसके साथ ही कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ, जल स्रोतों में स्नान, जल कीड़ा, कपड़े धोना आदि कारण जल प्रदूषण के कारण हैं। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? तो भविष्य के लिए, पर्यटन के लिए और स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य में वृद्धि के लिए। इससे क्या होगा? पृथ्वी जैसे जैसे साल दर साल पृथ्वी की सुंदरता और यहाँ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? तो भविष्य के लिए, पर्यटन के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए, सौंदर्य वृद्धि के लिए ये प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो देश के कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना संसद के एक संविधान संशोधन 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का उद्देश्य कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों को उन्नति करना है। राष्ट्रीय लघु व्यवसाय विकास केंद्र से क्या है? तो ये आप देख लीजिएगा बार। कम इंपॉर्टेंट नॉर्मल पढ़ के रखना है। उद्यमिता की विशेषताएं। तो उद्यमिता की विशेषता में पहला है कि जोखिम लेने की क्षमता। उद्यमिता का यह आधारभूत तत्व है। किसी भी व्यवसाय में भावी अनिश्चितताओं का सामना करने के बाद जोखिम उठाने के लिए नियत होते हैं। लेकिन उद्यमिता की नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि इसमें रचनात्मक क्रिया है। सिंपल दिया है पॉइंट, बस आप पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा।
कुटीर उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग स्वाभाविक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें उत्पाद एवं सेवाओं के सृजन अपने घर से ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योग में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी पर अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कुटीर उद्योग की आपको विशेषता पूछी जा रही है। क्रम से दिए सिंपल दिए हुए सरल औजारों का उपयोग होता है। पूंजी विनिमय योग्य छोटा आकार होता है। वस्तुओं के उत्पादन में देसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इसका संगठन व्यक्तियों द्वारा निजी संसाधनों में किया जाता है। थोक व्यापार क्या है? थोक व्यापारी किसे कहते हैं? थोक व्यापार का अर्थ होता है ऐसे व्यापारी से है जो निर्माता उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करते हैं और उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को देना चाहते हैं। थोक विक्रेता कहलाते हैं। थोक व्यापारी कौन है? तो थोक व्यापारी से आशय ऐसे व्यक्ति या छाप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थोक व्यापारी कौन है? थोक व्यापारी से आशय ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादक की से बड़ी मात्रा में माल का क्रय करके फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार मात्रा में विक्रय करते हैं। इस व्यापार थोक व्यापारी उत्पादन एवं फुटकर व्यापारी के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इस प्रकार थोक व्यापार कहलाता है। इस प्रकार का व्यवहार थोक व्यापार कहलाता है तथा इसे करने वाले व्यक्ति को थोक व्यापारी कहते हैं। अब सस्ते जैक कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सस्ते या निम्न गुणवत्ता वाले सामान की विक्रेता को सस्ते जैक के नाम से संदर्भित किया जाता है। यह एक यात्रा विक्रेता है। इस शब्द में कभी कभी निम्न गुणवत्ता या निर्माण के सामान का वर्णन करने वाले विश्लेषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सुपरमार्केट के लाभ पूछे जा रहे हैं, तो सुपरमार्केट के लाभ दिए हुए हैं। क्रम से पढ़ते ही आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो ये दो परिभाषा दी है आपका। एनातोल मुराद के अनुसार परिभाषा है, जेम्स स्टीफेंस के अनुसार परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है, वो आपका एनातोल मुराद है। फिर आपका जेम्स स्टीफेंस के अनुसार विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जो एक देश की सीमा को पार कर सकता है या जिसमें सीमा पार कर जाता है। फिर नेक्स्ट है आदेश। इंटेंट से आप क्या समझते हैं? मांग पत्र को अंग्रेजी में इंटेंट कहा जाता है। जब कोई व्यापारी किसी निर्यात राष्ट्र से व्यापारी से माल को क्रय करने हेतु आदेश भेजता है तो उसे मांग पत्र या आदेश या इंटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, कप्तान की रसीद किसे कहते हैं? तो जहाज पर जब माल लाद दिया जाता है तो जहाज का कप्तान माल लद जाने के लिए परिणाम के स्वरूप एक रसीद देता है। इस रसीद को ही कप्तान की रसीद कहते हैं। कप्तान माल की जांच करता है। यदि माल पैकिंग की उचित तरीके से नहीं की गई है तो कप्तान शुद्ध रसीद, और यदि पैकिंग दोषपूर्ण हो तो उसे दूषित रसीद देता है। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार के दो आपको लाभ बता रहे हैं, तो ये लाभ दिए हैं। विशेषीकरण, श्रम विभाजन, उत्पादन प्रणाली में सुधार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, ये सभी आपकी विदेशी व्यापार की विशेषता है। पॉइंट में दी है, एक लाइन पढ़िएगा, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। तो हो जाते हैं कंप्लीट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने व्यवसाय अध्ययन के 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर कर लिए। आगे की वीडियो में हम देखते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नोत्तर देख लेंगे, फिर 4 नंबर वाले और वस्तु भी आपको बताते जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ टाइम जाए व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।